स्टोरी क्या होता है। इन्फिनिटी कैसल में डोमा के साथ लड़ाई करते वक्त शिनोबु की भी डेथ हो जाती है। अब डोमा के सामने खड़ी होती है कनाओ, जिसका फाइटिंग स्किल हमें कहीं पर भी ज्यादा देखने को नहीं मिला था। डोमा को आकाजा का डेथ के बारे में पता चल जाता है। डोमा कहता है, क्या अब लॉर्ड आकाजा नहीं रहे? मुझे कुछ पल के लिए लगा कि लॉर्ड आकाजा एक डिफरेंट क्रिएचर में बदल गए हैं, लेकिन शायद ये मेरा इमेजिनेशन था। खैर वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये कहकर वो हंसने लगता है। फिर वो सीरियस हो जाता है और कनाओ से उसकी नाम पूछता है। कनाओ भी बहुत ही गुस्से में होती है। कनाओ अपनी नाम बताती है और कहती है, मैं शिनोबु का छोटी बहन हूँ। डोमा ये सुनकर कहता है, क्या सच में? लेकिन मेट के साथ से तो तुम दोनों ब्लड रिलेशन नहीं लगते हो। खैर वैसे भी यंग लड़कियां बहुत ही टेस्टी होते हैं, चाहे वो किसकी भी बहन हो। फिर वो बात को घुमाकर कहता है, शायद लॉर्ड आकाजा इसलिए मारे गए क्योंकि वो कभी भी लड़कियों को नहीं खाते थे। मैंने उससे कहा था लड़कियों को खाने से बहुत ही ज्यादा पावर मिलता है, क्योंकि उनके अंदर बच्चा होता है। जितना ज्यादा लड़कियों को खाओगे उतना ज्यादा पावरफुल बनोगे। वो तो अपना ही मन मर्जी चलाता था। वो उन्हें खाने तो दूर उन्हें मारता भी नहीं था। वैसे भी उसे पूरा छूट था कि वो जैसा चाहे वैसा रह सके, लेकिन फिर भी देखो वो अब नहीं रहा। वो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था। ये कह के वो रोने लगता है। कनाओ ये सब देखकर डोमा से कहती है, चुप करो, जो भी तुम बोल रहे हो इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं हो। भले वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। अगर तुम दुखी होते तो तुम्हारा फेस का कलर चेंज हो जाता और तुम्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता। डोमा कहता है, शायद इसलिए क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। कनाओ कहती है, डीमन के अंदर भी ब्लड होता है और उन्हें भी गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। लोग पैदा होते हैं ताकि वो प्यार, दुख और हैप्पी को महसूस कर सके, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए एक सपने जैसा है। तुम सिर्फ ये सब का दिखावा करते हो ताकि तुम्हारा खाली दिल को छुपा सको। शायद तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ये सब सुनते ही डोमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका फेस का कलर भी चेंज हो जाता है, लेकिन कानाओ उसके बारे में और भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी अचानक डोमा कानाओ के ऊपर अपनी फैन से हमला कर देता है। कानाओ को समझ पाता उससे पहले ही डोमा उसके पास पहुंच चुका होता है, लेकिन कानाओ भी बहुत ही फास्ट होता है। वो उसके हमले से बच जाती है और साथ ही अपनी काटाना से डोमा की पेट को चीर देती है, जिसकी वजह से डोमा के अंतड़ियां बाहर आ जाती है। डोमा भी हैरान हो जाता है कि कोई कैसे इतना फास्ट हो सकता है। शायद ये लड़की उस हसीरा लड़की से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इधर कनाओ बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होती है, क्योंकि वो अब तक जितनी भी डीमन से लड़ा है वो सब इसके सामने बच्चे लग रहे थे और उससे लाइफ में पहली बार टक्कर आने लगा था। लेकिन कनाओ कटाना को मजबूती से पकड़कर खड़ा होता है। वो सोचती है अगर उसे हराना है तो उसके ऊपर लगातार हमला करना पड़ेगा, और अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए डोमा के ऊपर पावर ब्रीदिंग का 5th फॉर्म से हमला कर देती है। लेकिन इससे डोमा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कनाओ के ऊपर उल्टा ब्लड डीमन आर्ट से हमला कर देता है। कनाओ भी बहुत तेज होती है, 2nd फॉर्म यूज करके उस हमला से बच जाती है। अब डोमा को पता चल चुका होता है कि कनाओ अपनी आंखों से बॉडी का मूवमेंट देखकर अगले हमले का पता लगा लेती है और उससे बच जाती है। तभी डोमा अचानक कनाओ के आंखों के ऊपर सीधा हमला कर देता है ताकि कनाओ कुछ देख ना पाए, लेकिन कनाओ झुक के अपने आप को बचा लेती है और 6th फॉर्म से उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देती है। डोमा भी उस हमले से बच जाता है और ब्लड डीमन आर्ट फ्रोजन क्लाउड से उसके ऊपर हमला कर देता है। उस क्लाउड की वजह से कनाओ की बॉडी और आंखें फ्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से उसको डोमा से दूर जाना पड़ता है। लेकिन डोमा फिर से लोटस टेक्निक से कनाओ के ऊपर हमला कर देता है। कनाओ अपनी काटाना से लोटस को काट कर उससे बच जाती है और पानी में गिर जाती है। डोमा लगातार कनाओ के ऊपर हमला करता ही रहता है। वो व्हाइट ब्रीजर प्रिंसेस की मदद से पानी को फ्रीज करने लगता है, लेकिन कनाओ इससे भी बच जाती है और डोमा से दूर रहने की कोशिश करती है। तब वह नोटिस करती है कि उसके ऊपर कुछ आइस क्रिस्टल नीचे गिर रहे होते हैं। कनाओ बहुत ही मुश्किल से उस आइस क्रिस्टल से बच पाती है। डोमा कनाओ के मूवमेंट को देखकर उसे तारीफ करने लगता है और अचानक वहीं से गायब हो जाता है। ये देखकर कनाओ कुछ समझ नहीं पाती है। कुछ समय बाद कनाओ को एहसास होता है कि उसके पास उसकी काटाना नहीं है। वो काटाना डोमा ने उससे छीन लिया होता है। वो इतना फास्ट था कि कनाओ उसे देख भी नहीं पाया। डोमा उसे
उसे कहता है शायद तुम्हें अपनी काटाना को मजबूती से नहीं पकड़ा था, और ये कहकर वो कानाओ के ऊपर कैटरेल लोटस से हमला कर देता है। कानाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके पास अपनी काटाना नहीं होती है। वो उस हमले से बचने के बारे में सोचती है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था और बचना भी इतना आसान नहीं था। तभी वहाँ पर एंट्री होता है पहाड़ों के देवता इनोसुके की। वो चिल्ला कर आता है और ब्रिस्ट ब्रीदिंग का फिफ्थ फैंग से उस हमले को काट देता है। यह इनोसुके बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे अब एक पावरफुल डिमन से लड़ाई करने को मिलेगा। अब तक लॉर्ड इनोसुके कानाओ और डोमा के फाइट के बीच में घुस जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब उसे एक पावरफुल डिमन से लड़ाई करने को मिलेगा। अब डोमा के सामने इनोसुके खड़ा होता है और उसे एक अजीब तरह से घूरने लगा है। इनोसुके डोमा के आंखों को देखता है जहाँ लिखा हुआ था अपर रैंक 2, और ये देखकर इनोसुके कहता है तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ गया है, तुम अपर रैंक 2 हो। मुझे पता चल गया है कि तुम टॉप से सेकंड रैंक डीमन हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं एक हाशिरा बन जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें मारकर हाशिरा बन जाऊंगा तो वो लोग मुझे बीस्ट हाशिरा बोर हाशिरा कहेंगे। तुम्हें क्या लगता है कौन सा सही रहेगा? डोमा कहता है मैं कहाँ छुपा रहा था कि मैं अपर रैंक 2 हूँ। फिर इनोसुके की नजर कानाओ के ऊपर जाता है। इनोसुके कानाओ को बहुत ही बुरी हालत में देखता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हें शिनोबु इस हालत में देख लेगी तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो जाएगी। कानाओ उसे बहुत ही निराशा से देखती है। इनोसुके समझ जाता है और पूछता है क्या शिनोबु अब नहीं रहा? ये सुनकर डोमा कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो अभी तक जिंदा है मेरे अंदर, यानी मेरे शरीर के अंदर। मैं अब तक जितने भी इंसानों को खाया है वो लोग अभी तक जिंदा है मेरे शरीर का एक अंश बनकर, एक हिस्सा बनकर। फिर हम शिनोबु को देखते हैं जब वो इनोसुके को पट्टियां बांध रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉर्ड इनोसुके शिनोबु का हर एक बात मानता था और उसे बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था। डोमा का ये बात सुनते ही इनोसुके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोमा के ऊपर बहुत फैंग से हमला कर देता है, लेकिन डोमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आसानी से इस हमले से बच जाता है और अपने फैन से इनोसुके की नेक पे हमला कर देता है। लेकिन हमें पता है कि लॉर्ड इनोसुके कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो अपने आप को मोड़ लेते हैं और डोमा के फैन को लात मारकर उससे बच जाते हैं। इनोसुके का फ्लेक्सिबल देखकर डोमा उसे तारीफ करता है। फिर डोमा को पता चलता है कि इनोसुके ने उससे कानाओ की कटाना ले गया होता है, यानी लॉर्ड इनोसुके डोमा को गुमराह करके कानाओ के कटाना से छीन लिया होता है। इनोसुके कानाओ को उसकी कटाना लौटाती है और कहती है इससे दोबारा खोना मत। डोमा उसकी स्पीड का तारीफ करता है। डोमा इनोसुके की स्पीड को तारीफ करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। इनोसुके डोमा के पेट पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन डोमा भी इनोसुके की पैर पर निशाना लगाता है। इनोसुके अपने पैर को जल्दी से हटा लेता है और उससे दूर हो जाता है। फिर इनोसुके अपने हाथों को जोर जोर से घुमाने लगता है। ये देखकर डोमा भी हैरान हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि इनोसुके ने उसके चेहरे के ऊपर एक स्लैश लगा लिया होता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि ये इनोसुके का बीस्ट ब्रीदिंग का 9th फैंग है, जिससे वो अपनी आंखों को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है। ये देखकर कानाओ भी हैरान हो जाता है। इनोसुके अपने हाथों को फिर से ठीक कर लेता है और कहता है ये मेरा न्यू टेक्निक है, ये अब तक परफेक्ट नहीं हुआ है। इससे मैं तुम्हारा गर्दन काटने वाला था लेकिन ये मिस हो गया। डोमा हंस के इनोसुके की तारीफ करता है और कहता है मैं इतने सालों से जिंदा हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा अभी तक नहीं देखा। ये सुन के इनोसुके गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं लॉर्ड इनोसुके सबसे अलग हूँ। तब तक डोमा ने इनोसुके की मास्क को निकाल लेता है। वो इतना फास्ट था कि इनोसुके उसे महसूस भी नहीं कर पाया। जब इनोसुके को पता चलता है तो वो और भी गुस्सा हो जाता है और उस मास्क को वापस देने के लिए कहता है। डोमा इनोसुके की फेस को देखता है और कहता है तुम्हारा फेस वही देखा हुआ लगता है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? इनोसुके चिल्ला कर कहता है तुम अपना गंदे हाथ उस मास्क से दूर रखो, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि तुम्हारे जैसा को कभी मैं मिला हूँ। डोमा कहता है
है, नहीं हम पहले कभी मिल चुके हैं। ये सुन के इनोसुके और भी गुस्सा हो जाता है। कानाओ इनोसुके को साथ रहने के लिए कहती है। फिर डोमा अपनी उंगली को अपना सर में घुसा लेता है ताकि वो याद कर सके कि वो इनोसुके को कहाँ मिला था। फिर उसे याद आता है कि ये किस्सा 15 साल पहले की है, जब एक लड़की जिसका उम्र 17 से लेकर 18 का होगा हाथ में एक बच्चा लेके मेरे पैराडाइज में आया था। मैं जब उसे पहली बार मिला था उसकी शरीर जख्म से भरा था क्योंकि उसका पति और सास उसे हर दिन मारते थे। पैराडाइज ने उसे अपने पास रख लिया और उसे मेरे छूते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि वो तुम्हारी माँ थी। इनोसुके चिल्ला कर कहता है, मेरा कोई माँ नहीं है, मुझे एक सुअर ने जन्म दिया है। डोमा कहता है, लेकिन तुम एक इंसान हो, इंसान को सिर्फ एक इंसान ही पैदा कर सकता है। फिर इनोसुके गुस्सा हो जाता है और डोमा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डोमा इनोसुके के छाती काट देता है और एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन कानाओ आके इनोसुके को बचा लेती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। डोमा भी कहता है, शांत रहो और अपनी माँ की कहानी सुनो। तुम्हारा माँ ज्यादा समझदार नहीं थी, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और गाना गाने में तो लाजवाब थी। वो हमेशा तुम्हें लेकर पिंकी प्रॉमिस गाना गाती थी। इनोसुके को याद आता है कि कोई उसके लिए हमेशा पिंकी प्रॉमिस गाना गाती थी। उसे लग रहा था वो शिनोबू है, लेकिन वो शिनोबू नहीं था। डोमा कहता है, मेरा तुम्हारे माँ को खाने का कोई प्लान नहीं था, बल्कि मैं उसे अपने साइड रखना चाहता था जब तक उसकी लाइफ है। लेकिन एक दिन वो मुझे वासिपर को खाते हुए देख लिया। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और वहाँ से भाग गया। फिर हम इनोसुके की माँ कोतोहा को देखते हैं, जो इनोसुके को लेकर जंगल में भाग रही होती है और इनोसुके से माफी मांग रही होती है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर कोतोहा रास्ता भूल जाती है और एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। अब कोतोहा के पास कोई चारा नहीं था। वो इनोसुके को पहाड़ से नीचे पानी में गिरा देती है। फिर डोमा वहाँ पर आता है और कोतोहा को मार देता है। जिसने मेरी माँ और मेरे फ्रेंड्स को मारा है वो अब मेरे सामने खड़ा है। फिर वो डोमा से थैंक्स करता है ये सब याद दिलाने के लिए और कहता है, अब मैं तुम्हारा सर नहीं काटूंगा, बल्कि मैं तुम्हें नर का एहसास दिलाऊंगा। ये सुनकर डोमा कहता है, इस दुनिया में हेवन और हेल नाम का कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये बस लोगों का सोच है। इनोसुके कहता है, अगर हेल एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मैं खुद तुम्हारे लिए हेल बनाऊंगा और मेरी माँ के बारे में बोलना बंद करो। ये कह के इनोसुके डोमा के ऊपर हमला कर देता है। डोमा भी अपनी प्लेजेंट क्लाउड से हमला कर देता है। इनोसुके 20 बिदिंग का 10th फैंग से उस क्लाउड को हटा लेती है। तभी कानाओ पीछे से डोमा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डोमा उसे मारकर पानी में फेंक देता है और वहाँ से गायब होकर छत पे लटक जाता है। ये देखकर इनोसुके गुस्सा आ जाता है और उसे नीचे आने के लिए कहता है। डोमा कहता है, सॉरी, क्योंकि अब आकाजा नहीं रहा, इसलिए अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब तुम्हें मेरे इस बच्चे से खेलना पड़ेगा। ये कह के वो अपनी टेक्निक से एक छोटा सा आइस का पुतला बनाता है। वो पुतला आते ही स्कैटर लोटस से उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। दोनों उस हमले से बच जाते हैं। डोमा कहता है, ये बच्चे की पावर मेरे पावर के बराबर की है, अब तुम दोनों को मैं इसके हवाले करके जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इनोसुके डोमा के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुतला इनोसुके के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ता है। वो पुतला लगातार इनको ऊपर हमला करता ही रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों को वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। डोमा इनोसुके की सेंसेस को देखकर तारीफ करता है और कहता है, इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अगर मैं इनके सारे टेक्निक जान लूँ तो अगले बैटल में बेनिफिट हो सकता है। इधर वो पुतला लगातार हमला करता ही रहता है। डोमा सोचता है, अगर मैं और 5 बच्चे बना लूँ तो ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर वो अपनी टेक्निक से और भी पुतला बनाने लगता है। इधर इनोसुके बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि वो डोमा के पास नहीं जा पा रहा है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी उस पुतले के हमले से इनोसुके को चोट लग जाता है। काना उसे चिल्लाकर बस कुछ समय के लिए शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। डोमा समझ नहीं पाता है कि कुछ समय के लिए ही क्यों है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है।
जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अचानक उसका चेहरा पिघलने लगता है और उसका आंखें नीचे लटक जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता है कि क्यों उसका चेहरा मेल्ट होने लगा। वो सोचता है शायद ये सब उस हासिरा लड़की का चाल थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिनोबु और कानाओ अपर रैंक डीमन को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। शिनोबु कानाओ से कह रहा होता है अगर हमें अपर रैंक 2 डीमन से लड़ना पड़ेगा तो पहला कंडीशन ये होगा कि वो मुझे खा जाएगा। ये सुनकर कानाओ हैरान हो जाती है और कहती है क्यों, अगर हम साथ लड़े तो शायद उसे हरा सकते हैं। शिनोबु कहती है नहीं, हम दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते क्योंकि एक अपर रैंक 3 हासिरा के बराबर होता है। हमारी बड़ी बहन कानाई के इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो डीमन जिसने हमारी बहन को मारा था उसे लड़कियों को खाना पसंद है। इसीलिए मैं 1 साल से अपने शरीर में विस्टेरिया फ्लावर की पॉइजन को ले रहा हूँ। मेरे सारे ऑर्गन्स और ब्लड में पॉइजन सर्कुलेट हो रहा है और साथ ही मैं अपनी कटाना पे भी कुछ 50 मिलीग्राम पॉइजन लगा दिया है। अगर ये 50 मिलीग्राम पॉइजन ठीक से काम करता है तो मेरे अंदर जो 37 किलोग्राम पॉइजन है उससे भारी नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर कानाओ कहता है वैसे है तो ये मैं भी करूंगी। शिनोबु उससे कहती है ये अब इम्पॉसिबल है क्योंकि ये करने के लिए पूरे 1 साल का वक्त लगता है जो कि अब हमारे पास वक्त ही नहीं है और इसका साइड इफेक्ट के बारे में मुझे कोई अंदाजा ही नहीं है। फिर हम डोमा को देखते हैं। पॉइजन की वजह से डोमा का हड्डियां पिघलने लगता है और एक हाथ अलग होकर नीचे गिर जाता है। सारे पुतले जिन्हें डोमा ने बनाया था वो सब टूट जाते हैं। इधर कानाओ इनोसुके से चिल्ला कर कहता है ये शिनोबु का पॉइजन का असर है, जल्दी से इसका सर धड़ से अलग कर दो वरना ये वापस ठीक हो जाएगा। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ शिनोबु कानाओ से कह रही होती है मुझे पता नहीं है कि ये पॉइजन एक अपर रैंक के ऊपर काम करेगा या फिर नहीं। दरअसल मास्टर उबुयाशी को भी ये इम्पॉसिबल लगता है, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे एक डीमन तामायो के साथ करने के लिए कहे थे। अगर मैं इस काम में असफल रहा तो तुम बिना देरी करे उस डीमन का सर धड़ से अलग कर दोगे। फिर हम देखते हैं कानाओ और इनोसुके मिलकर डोमा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन डोमा अब तक हार नहीं माना था। वो ब्लड डीमन आर्ट से एक बड़ा सा बुद्धा का स्टैचू बना लेता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को पीछे हटना पड़ता है। कानाओ हैरान हो जाता है कि डोमा इतनी बुरी हालत में भी ब्लड डीमन आर्ट कर पा रहा है। फिर उसे याद आता है फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म, बट शिनोबु ने उसे ये फॉर्म यूज करने से मना किया था क्योंकि ये फॉर्म यूज करने से कानाओ परमानेंट ब्लाइंड हो सकती है। लेकिन कानाओ सोचती है शिनोबु ने अपनी जान कुर्बान कर दी, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता। फिर वो फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म यूज करती है। इधर वो बुद्धा स्टैचू इनोसुके को पकड़ लेता है और कानाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कानाओ उससे बच जाती है और सीधा डोमा के ऊपर हमला कर देती है। डोमा भी हैरान हो जाता है। वो बुद्धा स्टैचू कानाओ को फ्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से कानाओ डोमा के सर को नहीं काट पा रहा होता है। उसका शरीर धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है। वो फुल पावर लगा देती है लेकिन डोमा का सर नहीं काट पा रही होती है। तभी लॉर्ड इनोसुके अपने दोनों काटाना को पूरी ताकत से कानाओ के काटाना की तरफ फेंकता है। वो दोनों काटाना जाके कानाओ के काटाना को पुश करने लगते हैं, जिसकी वजह से डोमा का सर धड़ से अलग हो जाता है, यानी कानाओ डोमा का सर को काट देता है। डोमा का सर कट चुका होता है और वो रिग्रेट कर रहा होता है कि कैसे वो इन दोनों से हार गया जिनके पास उसे मारने का कोई एबिलिटी ही नहीं था। यह बहुत ही शर्मनाक है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास लॉर्ड मुजान और आकाजा की तरह बॉडी को रीजनरेट करने का पावर है, लेकिन वो अपने बॉडी को रीजनरेट कर ही नहीं पा रहा है। वो मरने जा रहा था लेकिन उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। तब उसे उसकी पास्ट याद आता है। उसका बाप हमेशा लड़कियों को छेड़ता रहता था, इसलिए उसकी माँ उसको चाकू से मार डालती है और खुद पॉइजन खा के मर जाती है, लेकिन तभी भी उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। वो 20 साल की उम्र में डीमन बन गया और 100 साल जीने के बाद भी उसे ह्यूमंस के इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर डोमा को शिनोबु दिखाई देती है। शिनोबु कहती है आखिरकार तुम भी मर गए। डोमा कहता है क्या तुम शिनोबु हो या कानाई? शायद तुम शिनोबु ही हो। तुमने जो पॉइजन बनाया था वो इनक्रेडिबल था। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे वो पॉइजन मेरे सारे शरीर में सर्कुलेट हो गए। फिर उसे कुछ फील होने लगता है।
वो शिनोबू से कहता है मेरे पास हाथ नहीं है लेकिन मुझे कुछ फील हो रहा है, शायद इसे ही लोग प्यार कहते हैं। और वो शिनोबू से कहता है शिनोबू तुम भी दिखने में बहुत ही क्यूट हो, अगर ये फीलिंग एग्जिस्ट करता है तो शायद हेवन और हेल भी एग्जिस्ट होगा, क्या तुम मेरे साथ मिलकर हेल में जाना चाहोगे? शिनोबू कहती है अपना बकवास बंद करो और हेल में अकेले जाके सड़ो। इधर इनोसुके डोमा को हराकर बहुत खुश होता है और चिल्लाने लगता है, फिर वह दर्द के कारण नीचे गिर जाता है। तब उसे उसकी माँ के बारे में याद आता है और वो रोने लगता है। इधर कानाओ शिनोबू की हेयर पिन को उठाती है और अपने पास रखी हुई कानाई की भी हेयर पिन को निकालती है जो ऑलरेडी टूट चुका था। वो कानाई से सॉरी कहती है क्योंकि उसे कानाई का मौत पे बिल्कुल भी रोना नहीं आया था, बल्कि उसने एक बूंद आंसू भी नहीं बहाया था, क्योंकि बचपन में उसे और उसकी भाई बहन को रोने की वजह से हर दिन मारते थे, इसीलिए वो रोना छोड़ दिया था। और एक दिन ज्यादा मार खाने की वजह से उसके भाई बहन मर गए। लेकिन इस बार वो शिनोबू और कानाई की हेयर पिन को अपनी सीने में लगाकर रोने लगती है। और हम यहाँ एक छोटा सा सीन देखते हैं जहाँ शिनोबू और कानाई जाके अपने माता पिता से मिलते हैं और यहीं पर अपर रैंक 2 का एंड हो जाता है। और इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं और मैं जल्दी अपर रैंक 1 का वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।